नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा स्टील के बारे में। देखिए टाटा स्टील अब सभी जानते हैं इंडिया के एक सबसे पुराना स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे पुराना मतलब बिजनेस है। और टाटा स्टील की आज जो हालत है, मतलब आज देखा जाए तो टाटा स्टील 52 लो के हाई सॉरी 52 लो के आसपास है। करीबन 123 के आसपास इसका 52 का लो है और 133 के आसपास अभी चल रहा है। तो कंपनी हाई कितना किया था? 185 के आसपास। तो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी सीधा सीधा 52 लो के आसपास आ गया। अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था। तब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से चाइना और यूएस जिस तरीके से ट्रेड वॉर शुरू कर चुके हैं, मतलब दोनों ने ही टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया और 100% तक भी टैरिफ बढ़ाने का फैसला हो गया था। उसके बाद यूएस मार्केट से लेकर चाइना मार्केट से लेकर जापान, बाकी ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट, हर कंट्रीज में 5 से 6% तक करेक्शन हो गया था। मतलब एक दिन में 5 से 6% तक क्रैश हो गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किया। उसके बाद फिर से रिबाउंस किया करीबन 7 से 8%। तो कहने का मतलब है कि यूएस में और चाइना में इस तरीके से सिचुएशन बना, तो उसमें इंडियन मार्केट का क्या खराबी है? तो देखिए स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टील कुछ अमेरिका से भी सेल ऑफ किया जाता है। मतलब अमेरिका पे भी सेल ऑफ किया जाता है और बाहर की कंट्रीज में भी सेल ऑफ किया जाता है। तो स्टील का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में अगर मान के चलिए अमेरिका में स्टील बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि टैरिफ मतलब सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया। तो उसके बेसिस में स्टील कंपनी को वो सबसे ज़्यादा झटका लगा था। अभी आप सभी जानते हैं जब कभी ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आए तो सबसे बड़ा झटका स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर पड़ता है। तो क्या इसके बेसिस में टाटा स्टील बेकार कंपनी है? देखिए टाटा स्टील के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बेकार लगा, बेकार मतलब खराब लगा। बाकी डेटा आपको अच्छा लगेगा। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है और कंपनी का आरओसी आरओई में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर मैं पीआर ग्रुप से देखूं तो इस सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर है जीएसडब्ल्यू स्टील। उसका वैल्यूएशन एकदम देखा जाए तो 69 है और टाटा स्टील का 58 है। ओवरऑल इस सेक्टर का एवरेज है 18। तो सीधा सीधा कहूँ कि दोनों कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है और दोनों कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मतलब जो लीडर प्लेयर है इस फील्ड का, वो ही खराब परफॉर्मेंस कर रहा है करेंटली। सेल्स ग्रोथ भी खराब है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों का ही कर्जा बहुत ज्यादा है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 0.37 के आसपास है और दोनों कंपनी ने कर्जा ले लिया 1% के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स कंपनी को वीकनेस दिखाते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँ कि कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी इस बार भी एक स्ट्रांगली रिजल्ट पब्लिश किया। मानता हूँ पिछले क्वार्टर की तुलना से कम है, फिर भी कंटिन्यूसली स्ट्रांगली परफॉर्मेंस कंपनी किए जा रहा है और प्रॉफिट में तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा झटका लग चुके हैं। 522 करोड़ से सीधा सीधा 300 करोड़ अराउंड देखा जाए तो 40% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं साल भर के डेटा देखूं तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ऑन सेल्स ग्रोथ बहुत बड़ा चेंजेस है। तो चीज़ों को समझिए पहले। कंपनीज में कोई मतलब खराब, एकदम खराब है ये भी नहीं कहूँगा और एकदम गुड है ये भी नहीं कहूँगा। कंपनी का जो सिचुएशन अभी है तो वो स्ट्रगल परफॉर्मेंस है। मतलब कंपनी का जो फिगर आउट होना चाहिए था स्ट्रांगली, वही स्ट्रांगली परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अ, मतलब कंटिन्यू तो कर रहा है और कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ किया। जैसे एफएस के पास 21% का होल्डिंग था, आज कितना है? 18.5%। डीएस के पास 19% था, आज बढ़ के 23% हो चुके हैं। मतलब एक ने बेचा दूसरे ने खरीदारी किया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टील कंपनी बेकार नहीं होता क्योंकि स्टील के बिना कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन में काम करे, चाहे वो रोड, ब्रिज, रेलवे, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करे तो स्टील का जरूरत तो पड़ता ही है। तो ये एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा। हाँ, ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चार्ट अगर चार्ट को लास्ट मैक्सिमम देखेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है। कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो इस तरीके से चलते चलते आज वो टॉप में है। तो क्या पहले भी ऐसे नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था।
तो इस कंपनी के ऊपर मैं कैसे काम करता हूँ, चलो एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कुछ मंथ पहले, तब मैंने कब वीडियो किया था, तब वीडियो किया था करीबन जनवरी मंथ में। क्यों किया था, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज बने हुए हैं, एक 50 का हाई और दूसरा है 50 का लो। दोनों का अगर मैं मार्किंग करूं तो यहाँ पे 50 हाई को एक बार मैं लिख कर आपको बताता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 50 का हाई है और यहाँ पे 50 का लो है। तो दोनों का ही अगर सिचुएशन को देखो तो 50 लो को टच कर चुके हैं, मतलब यहाँ से रिबाउंड करके फिर से वो 50 हाई तक जाने वाला है। तो देखिए ऑलमोस्ट बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे दिया था, उसके बाद नेगेटिव न्यूज मार्केट में आने के कारण वो बिग फॉल हो चुके हैं। तो क्या वो फिर से रिकवरी नहीं करेंगे? हाँ, ज़रूर करेगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रिकवरी अगर हुआ, तो जो फर्स्ट मेरा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, फिर से देखा है तो वही सिचुएशन में आ चुके हैं। तो वही पहले सिचुएशन से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 51% का जर्नी होने का चांसेस है। ये कितना दिन लगेगा, वो तो बोलना गलत होगा, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि पहले भी हुआ था। पहले कहाँ पे हुआ था? पहले बना था इस जगह पे, मतलब यहाँ पे कंपनी का फर्स्ट 50 लो को टच किया था। और ये स्ट्रेटेजी मैंने कहाँ पे ऐड किया? इंडिकेटर में गया और यहाँ पे आपको लिखना है 50 का हाई लो। इस याद रखिएगा, ये जो कंपनी से इस कंपनी का ही डेटा ऐड करना। बहुत सारा अलग अलग कंपनी का स्ट्रेटेजी आपको दिखेगा, तो आप आपको आपके अकॉर्डिंग वो सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना दिन लगा, यहाँ पे देख सकते हैं 400 डेज लगा, 434 डेज लगा 24% गेन पाने में। अभी मजेदार पॉइंट ये है कि जहाँ पे फर्स्ट एंट्री हुआ था, वहां से अगर मैं करेक्शन देखूँ तो कितना हुआ था? 20% क्या हो गया था? बिल्कुल नहीं। अगर 20% होता तो मैं जरूर वहाँ पे एक पॉजिटिव डिसीजन लेता। तो उससे पहले देखिए, जो 2018 में कोविड में हुआ था, वहाँ पे एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसके अगेंस्ट में कुछ फायदा हुआ ही नहीं। सेकेंड पोजीशन जब बना था तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में वहाँ पे 16% का गेन मिला, 600 दिन लग गया था। अभी थर्ड जो पोजीशन क्रिएट हुआ था, वहाँ पे अगर देखूँ कुछ इस तरीके से लेवल्स में वहां से 94% का गेन मिला 240 दिन में। मतलब तीनों का अगर एवरेज निकल के देखूँ तो 30% के ऊपर एवरेजली रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से सिचुएशन बार बार आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे किस तरीके से मिला आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। 498 डेज में कितना मिला? जस्ट 14%। मगर इसको मैं अगर एवरेजली देखूँ, मतलब जहाँ से फर्स्ट एंट्री हुआ था वहां से अगर मैं 30% करेक्शन देखूँ, तो 30% का करेक्शन कहाँ पे हुआ? इस जगह पे। तो 30% करेक्शन से मैं फिर से एक बार अगर मैं इसको एंट्री लिया होता तो कितना ग्रोथ होता? जस्ट 63%। तो पहले सोचिए, पहले 14%, दूसरा 63%। तो 63 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेजली 38% का गेन मिला, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो यही होते हैं सबसे बड़ी बात। और बाकी आप एक बार बैक टेस्टिंग करके देखना, सारी चीज़ों को सीखना और काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो में कोई भी एज ए रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा के पूरा रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।